हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है 1000 MCQs का पार्ट 1, जिसमें कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो इस वीडियोस को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ सोशलॉजी। निम्न में से कौन सी ऐसी पर्सन है जिनको कि हम सोशलॉजी की मदर कहते हैं। पहला ऑप्शन है हैरियट मार्टिन्यू, दूसरा ऑप्शन है इरावती कर्वे, तीसरा है मैरी वॉस्टनक्राफ्ट और फोर्थ है एन ओकले। सही आंसर जो होगा वो होगा हैरियट मार्टिन्यू। हैरियट मार्टिन्यू कहा जाता है मदर ऑफ सोशलॉजी। इन्होंने क्या काम किया था? पहला काम तो इन्होंने ये किया था कि जो अगस्ट कॉम्ट है, अगस्ट कॉम्ट क्या कहता है? फादर ऑफ सोशलॉजी। इनकी बुक जिसका कि नाम है पॉजिटिव फिलोसॉफी, ठीक है, पॉजिटिव फिलोसॉफी को ट्रांसलेट करने का काम किया था। अब देखो, अगस्ट कॉम्ट कौन से देश से आते हैं? फ्रांस से आते हैं, तो वो किस में लिखेंगे? फ्रेंच पे लिखेंगे। तो उसको ट्रांसलेट करने का काम किया हैरियट मार्टिन्यू ने। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, पॉजिटिव फिलोसॉफी ही वो बुक है जिसमें कि ऑगस्ट कॉम्ट ने सोशलॉजी टर्म दिया था। कब दिया था? 1838 में। दूसरी चीज़, इन्होंने कुछ मेथड्स बताए या फिर कुछ ऐसे सजेशंस दिए जो कि एक यंग रिसर्चर को जिनका पालन करना चाहिए। पहला तो इन्होंने कहा कि जब भी आप अध्ययन करते हो तो टोटलिटी में अध्ययन करो या फिर होलिस्टिक अध्ययन करो। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में अगर एक रिसर्चर किनशिप का अध्ययन कर रहा है तो उसके जो और भी एलिमेंट है जिसमें कि शामिल है मैरिज, फैमिली या और भी सोशल इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करें। यानी कि एक सब्जेक्ट को या फिर एक टॉपिक को कभी भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमेशा से अलग अलग जो टॉपिक्स है उनको एक साथ इंटीग्रेटेड करके पढ़ना है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जब भी आप सोसाइटी का अध्ययन करो तो समाज के हर तबके को उसमें शामिल करो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो। क्यों ऐसा ये कह रही हैं? जब जिस कार्यक्रम में हैरियट मार्टिन्यू हैं तब जो भी रिसर्च की जाती थी वो मेनली फोकस होती थी मेल्स पे, ठीक है। मेनली जो परिवार का मुखिया है वो मेल से होता था, तो उसके पूछ के ही सारी रिसर्च कर दी जाती थी। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि तब तक आप अपनी रिसर्च को पूर्ण नहीं मान सकते हो जबकि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, वो उसमें शामिल न हो जाए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी है इरावती कर्वे। नाउ इरावती कर्वे भारत की पहली महिला समाजशास्त्री हैं, ठीक है। अब इनके जो पर्सपेक्टिव हम कहते हैं किस परिप्रेक्ष्य से आती है, तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये आती हैं, भारत विद्याशास्त्री पर्सपेक्टिव से आती हैं। इसके अलावा इन्होंने पिलग्रिमेज यानी कि किस प्रकार से तीर्थ यात्रा होती है उस पर भी काम किया है। किनशिप पे बहुत ज़्यादा काम किया है। किनशिप क्या होता है? नातेदारी, ठीक है। नातेदारी पे इन्होंने काम किया है और 4 जोन्स में नातेदारी किस प्रकार से होती है उसको डिवाइड किया है। जब हम इरावती कर्वे का लेक्चर पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा इनका जो जन्म हुआ था वो प्रेजेंट डे म्यांमार पे हुआ था और जो इरा नाम है ये एक नदी के नाम से आता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब जो इसका पर्सपेक्टिव है इंडोलॉजी, तो इंडोलॉजी का अर्थ होता है भारत विद्याशास्त्री। भारत विद्याशास्त्री मतलब कि जब भी हमको भारत का अध्ययन करना है तो भारत के जो भी टेक्स्ट हैं जैसे कि उपनिषद हैं, जैसे कि हमारे पुराण हैं, महाकाव्य हैं, उनके माध्यम से हमको क्या करना है? अध्ययन करना है भारत की सोसाइटी का। क्योंकि जो भारतीय जो टेक्स्ट हैं उसमें सबसे बेहतर तरीके से भारतीय समाज के बारे में हमको वर्णन मिलता है। तो उसी को आधार मान के अगर हम भारत का क्या करें? अध्ययन करें, भारतीय समाज का अध्ययन करें, तो वह भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य कहलाएगा। कभी कभी इस परिप्रेक्ष्य के कारण लोग कहते हैं कि जो भी इंडोलॉजिकल थिंकर हैं वो आर्मचेयर थ्योरिस्ट हैं, मतलब कि एक कहते हैं घर में बैठ के बिना किसी फील्ड वर्क के वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप घुरिये की ही बात करो, इरावती कर्वे की बात करो, तो दोनों ने किसी न किसी रूप में फील्ड वर्क भी किया हुआ है। हालांकि जो मेन इनकी थ्योरीज आती हैं वो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आती हैं, जो कि टेक्स्ट पढ़ के उसका इंटरप्रेट करके ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि साहित्य अकेडमी अवार्ड से जिनको सम्मानित किया गया, जिस बुक को, उस बुक का नाम है युगांता, ठीक है। बुक का नाम क्या है? युगांता एंड द एंड ऑफ एपॉक, ठीक है, द एंड ऑफ एपॉक। और एक किस में लिखती थी? मराठी में लिखती थी, ठीक है। उसके बाद मराठी में एक बुक है इनकी गंगा जल करके, ठीक है, गंगा जल, इसी याद रखनी है। नाउ मैरी वॉस्टनक्राफ्ट को जब हम पढ़ेंगे तो इनको पढ़ेंगे हम फेमिनिस्ट में, ठीक है, एक फेमिनिस्ट थिंकर हैं। इसके अलावा एन ओकले ऐसी पहली इंसान थी जिसने जेंडर
और सेक्स के बीच में डिफरेंस बताया। अब जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, ठीक है। सेक्स क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है, जिसमें आप पैदा होते हो, ठीक है, या तो आप बॉय हो सकते हो, गर्ल हो सकते हो, तो ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। लेकिन जेंडर एक सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है, किस तरीके से, अगर कोई महिला है, कोई गर्ल है, तो उसको किस तरीके से ड्रेसअप करना है, कैसे उसके हेयर होने चाहिए, कैसे उसको बोलना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सब सोसाइटी बताती है, और यहीं से आता है जेंडर का कॉन्सेप्ट। आई होप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉल्कवेज किसकी बुक है, ठीक है। ऑप्शन है समनर, सोरोकिन, जीएच मीड और मैक्स वेबर। सही आंसर हो जाएगा समनर, ठीक है। ये बुक कब लिखी थी, 1906 में, ठीक है। इसका बहुत बड़ा नाम है। समनर ने इस बुक में फॉल्कवेज की बात की है, इसके अलावा मोरेस की बात की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की किसने बात की है, समनर ने बात की है। इसके अलावा जीएच मीड को जब हम देखते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में देखते हैं, और मैक्स वेबर को जब हम देखते हैं तो इंटरप्रेटिव अप्रोच में हम देखते हैं, जहां पर कि वो बात करते हैं कि सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, सिर्फ ग्रुप ही नहीं, बल्कि इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोरोकिन के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सोरोकिन क्यों फेमस है, इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, या फिर ये कौन से देश से आते हैं, तो इसके बारे में ब्रीफ में आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किसके द्वारा पहली बार यूज किया गया। ऑप्शन ए है हर्बर्ट ब्लूमर, बी है जीएच मीड, सी है जॉर्ज संताइना और डी है इरविन गॉफमैन। अब एक चीज देखना कि ये सारे जितने भी थिंकर हैं सभी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से आते हैं, यानी कि पारस्परिक अंतःक्रियावाद से आते हैं। अब पारस्परिक अंतःक्रियावाद क्या करता है, सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म, ठीक है। इसका क्या अर्थ हो गया कि जो भी व्यक्ति दिन प्रतिदिन की हम क्रियाएं करते हैं उसमें कुछ ना कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। एक सिंबल है जैसे ओम का सिंबल, ठीक है, इसका कुछ अर्थ है। तो जब हम इन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं तो हमारे अलग अलग इनके मीनिंग होते हैं, और किस प्रकार से किसी सिंबल से लोग कौन सी मीनिंग अटैच करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। एग्जाम्पल के रूप में, अगर मेरी बहुत बड़ी दाढ़ी है तो कोई समझ सकता है कि इंसान तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है इसलिए इसकी बड़ी दाढ़ी। और कोई ये भी समझ सकता है कि किस प्रकार से इसकी बड़ी दाढ़ी है तो जरूर से ये चोर या डकैत होगा। तो सिंबल को किस प्रकार से अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है वही बताता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अब ये इंडिविजुअल पे जोर देता है, ठीक है, यानी कि व्यक्ति पे जोर देता है। तो कौन सा पर्सपेक्टिव हो गया, माइक्रो पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है, माइक्रो पर्सपेक्टिव है, यानी कि सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य है। इसका जो सही आंसर है, टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किसने यूज किया था, तो वो यूज किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने, ठीक है। टर्म की जब भी बात आएगी तो हर्बर्ट ब्लूमर आप आंसर लगाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा काम किसने किया है इस पे, जीएच मीड ने काम किया है। इसके अलावा जॉर्ज संताइना की बात की है तो इन्होंने यूएसए में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को बहुत ज्यादा फैलाने का काम किया है। और इरविन गॉफमैन भी किससे आते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से आते हैं। ड्रामाटर्जी की ये बात करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है इमाइल डर्कहाइम। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ये यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डिक्स, ठीक है। और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सोशियोलॉजी पढ़ाना शुरू किया गया किसके द्वारा, विलियम ग्राहम समनर के द्वारा। और समनर की हमने बुक का नाम देखा था, क्या नाम था, फॉल्कवेज। कब आई थी, 1906 में। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमी एंड सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इकोनॉमी सोसाइटी बुक है मैक्स वेबर की, ऑप्शन नंबर बी। ऑगस्ट कॉम्टे की बुक्स का अगर मेनली नाम देखें तो पॉजिटिव फिलोसॉफी, पॉजिटिव पॉलिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और बुक्स हैं जो कि किसने लिखी हैं, ऑगस्ट कॉम्टे ने लिखी हैं। इमाइल डर्कहाइम की बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपको सारी बुक्स का नाम याद करना है। और कार्ल मार्क्स की बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे मेन क्लासिकल थिंकर्स में आते हैं। नेक्स्ट है, ये कोटेशन है एक, आपको इसको इसी तरीके से याद करना है। सोशियोलॉजी इज द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ टू लैंग्वेज। किसने ये कहा है कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। ऑप्शन है सोरोकिन, बॉटमोर, जॉन स्टुअर्ट मिल या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो आंसर है वो है बॉटमोर, लेकिन कुछ
किताबों में इसका आंसर जॉन स्टुअर्ट मिल भी है। तो जब भी इसका कंफर्म होता है तो कमेंट सेक्शन में आपको पिंड कमेंट मिल जाएगा कि इसका सही आंसर ऑथेंटिक सोर्सेज से क्या है, लेकिन अभी के लिए आप याद कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, बोटोमोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशलॉजी इज रिगार्डेड नीदर एज द मिस्ट्रेस नॉर एज द हैंडमेड ऑफ अदर सोशल साइंसेस बट एज देयर सिस्टर। तो किसने कहा कि सोशलॉजी न तो किसी की दासी है और न ही किसी की रानी है, बल्कि वह तो क्या है, अदर सोशल, जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उनकी बहन है। तो ये कहा है बर्नास एंड बेकर ने। ठीक है, किसने कहा है, बर्नास एंड बेकर ने कहा है। और बर्नास एंड बेकर की एक बहुत फेमस बुक है जिस बुक का नाम है सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस। ठीक है, इसमें क्या बात करते हैं, इसमें ये बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो सामाजिक विचार हैं, सामाजिक विचार का किस प्रकार से उद्भव हुआ, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे वो आगे बढ़े। तो कौन सी बुक में बात करते हैं, सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस बुक है, और बुक किसकी है, बर्नास एंड बेकर की। आगे देखते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट कंपैरेटिव सोशलॉजी। किसने ये कहा है कि जो सामाजिक मानव शास्त्र है वह और कुछ नहीं परंतु तुलनात्मक समाजशास्त्र है। तो ये फेमस कोटेशन है रेडक्लिफ ब्राउन का। किसका कोटेशन है, रेडक्लिफ ब्राउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर ट्विन सिस्टर्स। किसने ये कहा कि जो समाजशास्त्र है और मानव शास्त्र है वो जुड़वा बहनें हैं। तो ये कथन है क्रोबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलॉजी हैज लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। यानी कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन जो इसका इतिहास है बहुत छोटा है। ये कोटेशन है बेल स्ट्रीट का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रेंच सोसाइटी कितने भागों में डिवाइडेड थी। तो फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी 3 भागों में, यानी कि 3 स्टेट्स जिनको हम कहते हैं। और इसमें कौन कौन से स्टेट्स थे, ठीक है, इसमें जो पहला स्टेट था वो स्टेट था उन लोगों का जो कि पादरी थे, जो कि धर्म के जो बहुत बड़े क्या थे, मठाधीश थे, उनका था, जिनको कि हम बोलते हैं क्लर्जी। ठीक है, क्लर्जी का था। सेकंड वे थे जो कि क्या कहते हैं, जो राजा है उसमें उसके सेनापति होते थे, या फिर हम कहें कि सेना का हिस्सा होते थे, जिनको कि बोलते हैं नोबेलिटी। ठीक है, ये समझने के लिए। और तीसरे में कौन थे, कॉमनर्स थे, यानी कि आम लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन विच बुक कॉम्ट यूज्ड टर्म सोशलॉजी। ऐसी कौन सी बुक थी जिसमें कॉम्ट ने सोशलॉजी टर्म दिया है। तो उस बुक का नाम है पॉजिटिव फिलोसॉफी। ठीक है, और ये 2 बुक में कॉम्ट की है, जबकि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवाद की आत्मा, ये बुक है मैक्स वेबर की। ठीक है, ये बुक्स मैक्स वेबर की हैं और बाकी 3 बुकें किसकी हैं, ऑगस्ट कॉम्ट की बुकें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थॉमस कून ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। तो थॉमस कून ने फेमस कॉन्सेप्ट दिया है पैराडाइम शिफ्ट का। ठीक है, ये बात करते हैं ना कि पैराडाइम शिफ्ट कब होगा, जब बिल्कुल ही नई चीज़ें हमारे साथ आ जाएंगी। जैसे कि अभी का जो साइंस था, कोरोना से पहले का जो साइंस था, उस साइंस के पास उसने इतनी तरक्की नहीं की थी कि वो पूरे से वैक्सीनेट कर सके पूरी दुनिया को। तो दुनिया में क्या हुआ, बहुत सारी हमको तकलीफें देखने को मिली। लेकिन अब जब उसकी वैक्सीन आ चुकी है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टर्म डेमोग्राफी किसने दी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एस.ए. गुलियार्ड। एस.ए. गुलियार्ड के द्वारा टर्म डेमोग्राफी कॉइन किया गया। लेकिन पहला ऐसे डेमोग्राफी पे किसके द्वारा लिखा गया, वो लिखा गया माल्थस के द्वारा। ठीक है, पहला जो ऐसे था किस पे, डेमोग्राफी पे, किसने लिखा, माल्थस ने लिखा। ऑर्सन डूमो क्यों फेमस है, क्योंकि उन्होंने कैपिलरी थ्योरी दी है डेमोग्राफी की। ये कहते हैं कैपिलरी मोशन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, किस प्रकार से दिए में तेल चढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जब उसका समाज में स्थान बढ़ जाता है, तो वह कम से कम क्या करता है, अपने संतानोत्पत्ति करता है। यानी कि अगर व्यक्ति जितना तरक्की करेगा, जितना उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसके उतने ही कम संतान होंगी। किंग्सले डेविस ने क्या काम किया है, तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पॉपुलेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत की और पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे काम करने का काम किया है किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द न्यू रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड्स। ये किसकी बुक है, ठीक है, तो ये बुक है एंथनी गिडेंस की। ये किसकी बुक है, एंथनी गिडेंस।
यानी कि नन ऑफ दी अबव आपका आंसर हो जाएगा। और इमाइल डर्कहाइम की बुक भी सिमिलर है, उसका नाम है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी किसने लिखी है। ये बुक है, ये लिखी है विलियम फुट वाइट ने। ठीक है, ये याद रखना है, विलियम फुट वाइट के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है गुरनाल मिर्डाल ने। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी क्यों फेमस हैं, क्योंकि एक तो ये नोबेल पुरस्कार भी देते हैं, और किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार तुमको मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चेतन भगत एक कॉलमिस्ट हैं और क्या कहते हैं नोवेलिस्ट हैं। इसके अलावा रामचंद्र गुहा की बात करें तो इनकी दो बुकें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक तो सोशल इकोलॉजी, ठीक है, सोशल इकोलॉजी, और दूसरी है इन्वायरमेंटलिज्म। ठीक है, ये दो बुकें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है, सोशल इकोलॉजी ही नाम से राधा कमल मुखर्जी की बुक है। ठीक है, उसका नाम भी सोशल इकोलॉजी है। तो सोशल इकोलॉजी से हम नाम से दो बुक हमारे साथ है, एक तो राधा कमल मुखर्जी जिसका नाम सोशल इकोलॉजी है, दूसरी रामचंद्र गुहा की बुक जिसका नाम भी सोशल इकोलॉजी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात कौन करता है। ऑर्गेनिक एनालॉजी का अर्थ है जिस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म होता है, सावयव होता है, या फिर हम कहें कोई बॉडी होती है, एनिमल बॉडी होती है। अगर एग्जांपल के रूप में हम ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं, जैसे एक ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट होते हैं और वो पार्ट मिलके ही पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं, इंडिविजुअली किसी भी पार्ट का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो उसी तरह सोसाइटी में भी अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि एक साथ मिलकर सोसाइटी को बनाने का कार्य करते हैं। ऐसा आइडिया कौन सबसे पहले आया था, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। इनकी बुक का क्या नाम है, फर्स्ट प्रिंसिपल, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर की बुक्स हैं, और ये बहुत सारी बुक्स हैं। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर ने किसके बारे में बात की है, इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में बात की है, स्टेट की इन्होंने थ्योरी दी है, और इवोल्यूशनरी थिंकर हैं, यानी कि उद्विकासीय विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से किसकी बुक का नाम है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा C.H. कुली, यानी कि चार्ल्स हटन कुली की बुक का नाम है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है माइंड एंड सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी है, तो माइंड एंड सोसाइटी जब भी नाम आएगा तो उसका आंसर हो जाएगा विल्फ्रेडो परेटो। लेकिन एक और चीज़ याद रखनी है कि जब बुक का नाम होगा माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, तो इस बुक को लिखा है जॉर्ज हर्बर्ट बीड ने। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको नई नई चीज़ें पता चली होंगी, कुछ आपने नया सीखा होगा इन वीडियोस से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर कि हम बात करेंगे अन्य कुछ ऐसे तरीके के MCQs की, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सोशलॉजी के प्रति और भी बढ़ सके और एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर सको। थैंक यू सो मच।